नमस्कार दोस्तों, हरियाणा सिविल सर्विसेज की तरफ से मैं अतुल मिश्रा आप लोगों का स्वागत करता हूं। पिछली हमारी 5 क्लासेस हो चुकी हैं। उन पांचों क्लासेस में हम लोगों ने जनवरी और फरवरी के बीच जो करंट इवेंट्स हुई थी उनको एमसीक्यू फॉर्मेट में और न्यूज के फॉर्मेट में हम लोगों ने कवर किया है। आज की जो हमारी 6 क्लास है इसमें हम लोग मार्च 2021 के करंट अफेयर को देखेंगे। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लोग अपने पास में पेन और पेपर रख लीजिए, क्योंकि आपके सामने जो एमसीक्यू आएगा उस एमसीक्यू को पढ़ने के बाद में सबसे पहले आपको उसका आंसर कर लेना है। आंसर करने के बाद में जो हम उसकी एक्सप्लेनेशन करवाएंगे उस एक्सप्लेनेशन से आपको कंपेयर करना है कि आपके द्वारा जो टिक किया गया था, जो आंसर किया गया था, वो सही है या गलत है। तो इस सीरीज के पहले क्वेश्चंस को मैं आप लोगों के सामने दिखाता हूं। पहला क्वेश्चन है हमारा कि सरस आजीविका मेला 2021 के संदर्भ में आपके सामने कुछ कथन दिए गए हैं। इन कथनों को आपको पढ़ के उसका आंसर करना है। तो सबसे पहला जो कथन है वो कह रहा है कि यह दीनदयाल अंत्योदय योजना, इसका तो नाम आप लोगों ने सुना होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट योजना है। यह दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन यानी कि ये NRLM के तहत क्या है, एक पहल के रूप में है। और दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि इसका लक्ष्य ग्रामीण महिलाओं को अपने कौशल और उत्पादों का प्रदर्शन करने के लिए एक मंच प्रदान करना है। और इसके सामने आपके विकल्प दिए गए हैं। इन विकल्पों में से कहा जा रहा है कि उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है, इसका आपको जवाब देना है। तो जैसा कि इसके नाम से ही घोतक होता है कि सरस आजीविका मेला आजीविका के बारे में बताया रहा है, यानी कि लाइवलीहुड कैसे किसी भी समुदाय का सुनिश्चित किया जाए उसके बारे में कहा जा रहा है। तो दीनदयाल अंत्योदय योजना भी क्या थी, ये भी लाइवलीहुड के लिए ही थी, यानी कि आजीविका के लिए थी, जो कि ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत कार्य कर रहा था। तो ये जो सरस आजीविका मेला है ये दोनों एक दूसरे से इंटरलिंक है, तो इसलिए आपका पहला स्टेटमेंट सही हो जाएगा, क्योंकि ये भी आजीविका के तहत है। दूसरा उद्देश्य ये था कि इसका जो लक्ष्य था वो ग्रामीण महिलाएं जो हैं उनकी जो कौशल वृद्धि है उस कौशल वृद्धि में सहायता प्रदान करना, उनके उत्पादों को बेचने के लिए एक ऐसे प्लेटफॉर्म को देना जिसके माध्यम से वो अपने उत्पादों को बेच सके। तो ये भी आपका स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो दोनों स्टेटमेंट आपके सही हैं। तो विकल्प आप कौन सा चूज करेंगे, विकल्प आपका सी सही हो जाएगा, यानी 1 और 2 दोनों स्टेटमेंट क्या हैं, सही हैं। अब हम थोड़ा सा इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या में कहा जा रहा है कि जो मिशन था किसके द्वारा उठाया गया था, किसके माध्यम से किया जा रहा है, तो दीनदयाल अंत्योदय योजना ग्रामीण कृषि आजीविका मिशन, यानी कि ये इसके द्वारा इसको प्रारंभ किया गया है। इस चीज़ को आप लिख लीजिए, नोट करके रख लीजिए कि ये योजना भी बहुत महत्वपूर्ण है। इससे भी क्वेश्चन बनने की संभावना है, क्योंकि किसानों का जो आंदोलन चल रहा है उसको कहीं ना कहीं इससे रिलेट करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और एक बात इसमें और कही गई है कि इसके तहत ग्रामीण विकास मंत्रालय के जो लोक कार्यक्रम और ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद है, जिसे कापार्ट के नाम से भी जाना जाता है, जिसका शॉर्ट फॉर्म है कापार्ट के, इसके द्वारा एक आयोजित पहल है। इसलिए आपका कथन क्या हो जाएगा, कथन 1 आपका सही रहेगा। उसके उद्देश्यों की बारे में बात की जाए तो उद्देश्यों का महत्व यह है कि इसमें महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से एक ऐसे मंच के तहत लाना बताया जा रहा है जहां पे वो अपने कौशल का प्रदर्शन कर सकें, नए नए उत्पादों को बना सकें, उत्पादों में इनोवेशन ला सकें और उनको थोक बेच सकें या थोक उनकी खरीदारी की जा सके। तो यानी कि एक समझ लीजिए कि आज के ज़माने का जो ई प्लेटफॉर्म होता है उस ई प्लेटफॉर्म के रूप में ये बनाया गया है, जिसमें महिलाएं अपना क्या करें, प्रोडक्ट वगैरह बेच सकती हैं। और जो सरस आजीविका मेला है ये इसमें भागीदारी के माध्यम से उन ग्रामीणों को स्वयं सहायता समूहों से जो जुड़ी महिलाएं हैं उनको शहरी ग्राहकों की जो डिमांड है उस डिमांड को भी फुलफिल करने में मदद मिलेगी। और इसका जो आयोजन हुआ था वो दिल्ली में अभी हाल ही में यानी कि मार्च महीने में उसको कंडक्ट करवाया गया था। तो इस तरह से आपको यहाँ पे 4-5 फैक्ट निकल के आते हैं कि महिलाओं की आजीविका बढ़ाने के लिए कौन सा कार्यक्रम अभी हाल ही में भारत सरकार के द्वारा लागू किया गया। तो वहाँ पे अगर ऑप्शन रहेगा सरस आजीविका मेला तो उसको आप टिक कर सकते हैं। दूसरा जो इस तरह से भी मतलब कि 2 स्टेटमेंट क्वेश्चन टाइप में जो पूछा जाता है, मतलब कि अगर देखा जाए 2017 का अगर पेपर का एनालिसिस किया जाए
तो टू स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन बहुत कम ही पूछे गए हैं, लेकिन यूपीपीसीएस और भी जितने भी स्टेट एग्जाम्स हैं उसमें अब इसका ट्रेंड आ चुका है। तो मे भी पॉसिबिलिटी बनती है कि आपके भी एग्जाम में टू स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और अगर टू स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन नहीं भी पूछे जाते हैं तो आपको एक लेवल अपर आपको यहाँ पे मिल रहा है, जिसके माध्यम से आप एलिमिनेट कर सकते हैं क्वेश्चन के जो स्टेटमेंट दिए रहेंगे, उन स्टेटमेंट का एलिमिनेशन मेथड आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं और ये आपके लिए काफ़ी सहायक सिद्ध होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान यानी हायर एजुकेशन के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। कह रहा है इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे आपको विचार करना है। तो यह पूरे देश में उच्च शिक्षण संस्थानों का वित्त पोषण प्रदान करता है, यानी कि उसको क्या करता है, फाइनेंस प्रोवाइड कराता है। उसके बाद में दूसरा है यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है, यानी कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम या सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम के रूप में ये देखी जाती है। तो आपको पता है कि जो राष्ट्रीय जो हमारा शिक्षा व्यवस्था है वो 3 प्रारूपों में काम करता है। एक होता है प्रारंभिक शिक्षा, एक होता है माध्यमिक शिक्षा और एक होता है उच्च माध्यमिक शिक्षा या उच्चतर शिक्षा। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो जो आपका प्रारंभिक शिक्षा होता है, माध्यमिक शिक्षा होता है और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा होता है, इनके लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकारें दोनों क्या कर सकती हैं, वित्त पोषण कर सकती हैं कुछ मामलों में, और कुछ मामलों में केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है। लेकिन जो उच्चतर माध्यमिक शिक्षा होती है वो किसके तहत आती है, वो केंद्र के तहत आती है, और उसका जो वित्त पोषण होता है जो प्रायोजित की जाती हैं उनको किसके द्वारा किया जाता है, केंद्र के द्वारा किया जाता है। तो स्टेटमेंट एक आपका क्या है, 1 और 2 दोनों सही हैं, यानी विकल्प आपका क्या हो जाएगा, सी 1 और 2 दोनों सही हैं। अब हम देख लेते हैं इसकी व्याख्या को। व्याख्या प्रारंभ करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि आपने पहला क्वेश्चन किया, देखने के बाद में सबसे पहले आप वीडियो पॉज कर लीजिए। वीडियो पॉज करने के बाद में उसका आंसर, उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। अटेम्प्ट करने से फ़ायदा ये होगा कि आपको पता लग जाएगा कि आप के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन का आंसर क्या हो रहा है। जब आप उसका आंसर दे लेते हैं तो उसके बाद में जब आप आगे की वीडियो देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हमने कहाँ पर गलती की है और हमें किस प्रकार से किसी भी टॉपिक को समझना है या पढ़ना है। तो कोशिश आपकी ये होनी चाहिए कि सबसे पहले क्वेश्चन जब आपके स्क्रीन पे आए तो उसको पॉज करिए। पॉज करने के बाद उसका आंसर अटेम्प्ट करिए। आंसर अटेम्प्ट करने के बाद में आप उसकी वीडियो या आगे की एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा अभियान, यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा अभियान उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के बारे में कह रहा है कि इसका उद्देश्य जो है उच्च शिक्षण संस्थानों को रणनीतिक वित्त पोषण प्रदान करना है। तो इसलिए आपका स्टेटमेंट पहला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि इस अभियान के तहत राज्यों के विश्वविद्यालयों, कॉलेजों में समानता, सभी की पहुंच और उत्कृष्टता जो है उसको बढ़ाने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना है। यानी कि जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि एक अभियान आपका चलता है सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य क्या था कि जितने भी यानी 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं उन बच्चों की जो प्रारंभिक शिक्षा है उनको पूरा किया जाना गवर्नमेंट का उद्देश्य था। उसी तरह से माध्यमिक शिक्षा में आप लोगों ने देखा होगा कि माध्यमिक विद्यालय भी गवर्नमेंट के द्वारा बनाए जाते हैं। तो ठीक उसी पैटर्न पे जो उच्च शिक्षा है, उच्च शिक्षा में जिसके तहत विश्वविद्यालय और कॉलेजेस आते हैं उनमें असमानता का भेदभाव ना रह जाए और उनके बीच में उत्कृष्ट शिक्षा का एक उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत हो, जिससे कि सभी लोग उसमें भागीदारी अपनी कर सकें और जो भी स्टूडेंट हैं वो पढ़ सकें। उसके लिए गवर्नमेंट भी उसका क्या करती है, वित्त पोषण करती है। तो उस कंडीशन में भी ये क्या होगा, जो आपका प्रोविज़न दिया गया है वो उसके लिए एक सहायक सिद्ध होगा। और इसको जो प्रारंभ किया गया था, इसको प्रारंभ किया गया था अक्टूबर 2013 में, और यह क्या है, एक केंद्र प्रायोजित योजना है। अतः आपका विकल्प 2 भी क्या है, सही है। और जो आपका आंसर हो जाएगा, आंसर सी राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और यहाँ पे क्या कह रहा है, राजकोषीय समेकन, जिसे कि फिजिकल कंसोलिडेशन कहा जाता है। फिजिकल कंसोलिडेशन का मतलब आपको क्लियर होना चाहिए सबसे पहले, फिर उसके बाद में यहाँ पे आपको विकल्प देखना है। तो फिजिकल कंसोलिडेशन के संबंध में तीसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन
राजकोषीय समेकन यानी फिजिकल कंसोलिडेशन का सर्वश्रेष्ठ वर्णन करता है। पहला स्टेटमेंट है आपके सामने कि गैर निष्पादित संपत्ति से ऋण की वसूली के लिए अनुसूचित बैंकों यानी कि नॉन कॉमर्शियल जो बैंक हैं, बैंकों के कार्य योजना को दर्शाता है। फिर उसके बाद में अनुसूचित बैंकों के ऋण संवितरण तंत्र में सुधार के लिए सरकार के एक एजेंडे के रूप में काम करता है। और सी है कि घाटे को पूरा करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्रों के उद्यमों और विनिवेशन यानी कि डिसइन्वेस्टमेंट और जितने भी आपके इंडस्ट्रीज होती हैं, पीएसयूज होते हैं, उनके करने के लिए सरकार की एक रणनीति है। और डी है ऑप्शन आपका कि सरकार द्वारा अपने घाटे और ऋणों में कमी करने हेतु एक नीति अपनाई गई है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि राजकोषीय समेकन क्या होता है, यानी फिजिकल कंसोलिडेशन का मतलब क्या होता है। फिजिकल कंसोलिडेशन का मतलब होता है जो चीज़ें आपकी स्कैटर्ड हैं, समेकन का मतलब उसे इकट्ठा करना, ठीक है। तो गवर्नमेंट का मतलब फिजिकल कंसोलिडेशन, फिजिकल का मतलब होता है राजकोषीय, मतलब जो सरकार का जो बजट है, उस बजट में जो एक्सपेंडिचर उसके द्वारा किया जा रहा है और जो रेवेन्यू उसके द्वारा क्या किया जा रहा है, इकट्ठा हो रहा है, उन दोनों को कंसोलिडेट करके जो उसका ऋण है, जो उसका घाटा हो रहा है, उसको कम करना। अब वो किसके माध्यम से कर सकता है, वो जो निजी उपक्रम है उनको क्या कर सकता है, बेच सकता है। जैसा कि अभी आप लोग देख रहे होंगे गवर्नमेंट के द्वारा कुछ निजी और सरकारी जो पीएसयूज हैं उनको बेचा जा रहा है। और दूसरी चीज़ डिसइन्वेस्टमेंट कर सकता है। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है कि जहाँ पे सरकार की, मान के चलिए कोई एक कंपनी है और उस कंपनी में सरकार की जो हिस्सेदारी है वो समझ लीजिए 49% है और किसी प्राइवेट इंडिविजुअल की हिस्सेदारी 51% है, तो वो क्या हो जाएगी, प्राइवेट कंपनी हो जाएगी। लेकिन अगर इसी का उल्टा कर दिया जाए, 51% क्या हो, गवर्नमेंट की हिस्सेदारी हो और 49% किसकी हो, प्राइवेट पार्टी की, तो वो आपकी गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी हो जाती है। तो उस कंडीशन में गवर्नमेंट किसी भी कंपनी में जो उसका शेयर है, उस शेयर का क्या करे, डिसइन्वेस्टमेंट कर दे, यानी कि वो किसी और को दे दे, वो अपने शेयर को वहाँ से निकाल ले, वहाँ से पैसे को क्या करे, इकट्ठा करे। और पैसे को इकट्ठा करके जो उसके ऋण हैं, उन सारे ऋण को क्या करे, कम करने के लिए जो भी उसके द्वारा तकनीकी अपनाई जाती है, उन सारी तकनीकी को हम क्या कहते हैं, फिजिकल कंसोलिडेशन या राजकोषीय समेकन कहा जाता है। तो उपयुक्त चारों में से सबसे बेस्ट टर्म कौन सा डिस्क्राइब करता है और राजकोषीय समेकन को, तो सबसे बेस्ट डिस्क्राइब करता है कि घाटे को पूरा करने के लिए, यानी जो डेफिसिट गवर्नमेंट के द्वारा की गई है, उस डेफिसिट को कम करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के जितने भी उद्यम हैं उनको क्या किया जाए, उनको बेचा भी जा सकता है, उनमें भी कुछ नीतियों का निर्माण किया जा सकता है जिससे धन आगमन हो और घाटा पूरा किया जा सके। और डिसइन्वेस्टमेंट यानी विनिवेशन किया जाए जिसके माध्यम से सरकार को कुछ धन की प्राप्ति हो और वो क्या करे, अपना जो ऋण है उस ऋण को कम कर सके। तो यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा वो आंसर क्या होगा, सी आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ। तो यहाँ पे आपको दिया गया है कि फिजिकल कंसोलिडेशन से तात्पर्य क्या है कि सरकार के द्वारा राष्ट्रीय या उपराष्ट्रीय स्तर पर अपनाई जाने वाली ऐसी गतिविधियां जिनके माध्यम से उनके घाटे या ऋण को कम किया जा सके, ठीक है। उसके बाद में एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सरकार को राजकोषीय स्वास्थ्य यानी कि जो फिजिकल हेल्थ है उस चीज़ में सुधार लाया जा सके और राजकोषीय घाटे में कमी को प्रदर्शित किया जा सके, यानी कि जो फिजिकल डेफिसिट होती है किसी भी गवर्नमेंट की उसको कम दिखाया जाए, जिसके माध्यम से और भी चीज़ें वहाँ पे आ सकती हैं। और बेहतर कर राजस्व प्राप्ति यानी कि जो गुड टैक्स रिसीविंग रेशियो होता है वो, और बेहतर संरेखित व्यय यानी कि जो टैक्स है, टैक्स एक्सपेंडिचर मतलब टैक्स रिसीविंग जो है इंक्रीज हो और जो एक्सपेंडिचर हो वो लीनियर फॉर्म में चले। तो उस कंडीशन में एक ऐसी व्यवस्था बनती है जो फिजिकल कंसोलिडेशन के लिए बेस्ट मानी जाती है और वो राजकोषीय के घाटे का उचित प्रबंधन या प्रबंधनीय स्तर को दर्शाती है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि बेस्ट डिस्क्राइब क्या करता है कि डिसइन्वेस्टमेंट करे किसका, जितने भी पीएसयूज हैं और जो गवर्नमेंट की जो शेयर हैं उन सारी चीज़ों में, और जितने भी आपके
राष्ट्रीय और उपराष्ट्रीय स्तर के उपक्रम हैं उनको भी, उन पे भी जो नीतियां बनाई जाती हैं वो क्या होंगी, फिर राष्ट्रीय समेकन यानी कि फिजिकल कंसोलिडेशन के पार्ट के रूप में परिभाषित की जाती हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। इसका आंसर आप लोगों को पहले देना है, फिर आपको मैं आंसर बताऊंगा। क्वेश्चन एक बार आप पढ़ लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये काफ़ी चर्चा में रहा है। और जिस समय की हम लोग बात कर रहे हैं, कोविड का जो काल आया है, इस दौरान आप लोग देखेंगे कि जो हमारी डाइटरी सिस्टम है, जो हमारी डाइट्स है, उस पर गवर्नमेंट के द्वारा, डॉक्टर्स के द्वारा और हमारे खुद के द्वारा काफ़ी विशेष ध्यान दिया गया है। हम लोग अपने डाइट प्लान पे काफ़ी फोकस किए हैं। तो उसी से रिलेटेड ये आपका टर्म है जो कि डिस्क्राइब कर रहा है कि प्रायः समाचारों में चर्चित, जिसे हम फ्लेक्सटेरियन मूवमेंट के नाम से भी जानते हैं, निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। फ्लेक्सटेरियन का मतलब ये आपकी डाइट से संबंधित है, यानी जो हम भोजन करते हैं, भोजन करने के 5 वो होते हैं। एक तो होता है शाकाहार का पार्ट, उसके बाद एक मांसाहार होता है, एक होता है सर्वाहारी होता है, और इन दोनों के अलावा भी एक होता है जिसे हम वीगन कहते हैं। वीगन जो होते हैं ये केवल ये जो एनिमल प्रोटीन होते हैं, उन एनिमल्स से यानी कि जंतुओं के द्वारा प्राप्त किसी भी प्रकार के भोजन का पार्ट नहीं इसके तहत आता है। जैसे आप दूध खाते हैं, पनीर खाते हैं, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो एनिमल से मिलती हैं, एनिमल प्रोटीन के रूप में आती हैं। तो ये एनिमल प्रोटीन को भी अपनी डाइट में शामिल नहीं करते हैं। तो उन्हीं में से रिलेटेड ये आपको इतना क्लू दे दिया गया है कि ये फ्लेक्सटेरियन जो है मूवमेंट इन्हीं तीनों में से कहीं से निकल के आता है। तो वो कौन सा है आपको बताना है। पहला विकल्प आपके सामने है कि बच्चों और किशोरों को प्रोटीन युक्त भोजन उपलब्ध कराना, ये फ्लेक्सटेरियन मूवमेंट का एक पार्ट है। या ऋण के लिए निर्धारित ब्याज दर के बजाय लचीले ब्याज दर को अपनाना फ्लेक्सटेरियन मूवमेंट है। अब यहाँ पे आप अगर इस चीज़ को नहीं जानेंगे तो आप जाहिर सी बात है आप समझेंगे कि ये इकोनॉमी का कोई टर्म है और यहाँ पे आप विकल्प बी को लगा के चले आएंगे। और तीसरा है कि पशु आधारित भोजन में कमी करना और पौधों आधारित भोजन को बढ़ावा देना। या डी, उपरयुक्त में से कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं है। अब यहाँ पे आपको राइट आंसर चूज करना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा कि पशु आधारित भोजन में कमी करना और पौधे आधारित भोजन को बढ़ावा देना है। अब हम थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करके देख लेते हैं, इसमें किन चीज़ों के बारे में चर्चा की जा रही है। तो सबसे पहले जो ये क्वेश्चन हमारा गायब हो गया, हाँ, तो फ्लेक्सटेरियन जो मूवमेंट था उसमें किन बातों की चर्चा की जा रही है। तो जैसा कि आपको यहाँ पे दिखाया गया है, जो भोजन होता है उसमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। तो एक होता है कीटो, एक होता है प्लेटो, और एक होता है वेजिटेरियन, और एक होता है वीगन। इन दोनों के बीच में इसके और इसके बीच का एक पार्ट होता है जो कि अभी हाल ही में जिस पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि फ्लेक्सटेरियन जो डाइट होती है वो क्या कहती है कि जो मांस है, मांस से आधारित जो भोजन है उसको क्या कर दिया जाए, कम कर दिया जाए, और उसको हम किसकी तरफ बढ़ें, वेजिटेरियन यानी कि साग सब्जी की ओर हम बढ़ें। लेकिन ना ये पूरी तरह से वेजिटेरियन है, ना ही ये मांसाहार है, और ना ये पूरी तरह से वीगन है। तो इन दोनों के बीच का एक मूवमेंट है जो कि हमारे भोजन की एक शैली के रूप में परिभाषित किया जाता है। और इसमें ज़्यादातर जो खाद्य पदार्थ होते हैं वो क्या होते हैं, प्लांट बेस्ड डाइट के बारे में यहाँ पे प्रोत्साहन दिया जाता है। और मांस तथा अन्य पशु उत्पादों की जो है संतुलित मात्रा ही अनुमानित या इसके तहत इसकी अनुमति दी जाती है। तो यह ना पूरी तरह से शाकाहारी है और ना ही शाकाहार की तुलना में अधिक लचीला भी माना जाता है। यानी शाकाहार में कहा जाता है कि आप केवल और केवल क्या कर सकते हैं, शाकाहार को कर सकते हैं। मांसाहार में मांसाहार से रिलेटेड रहता है, लेकिन ये जो है ना पूरी तरह से शाकाहारी है। लेकिन शाकाहार में थोड़ा सा लचीलापन है कि यानी कि आप नॉन वेज डाइट भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक मात्रात्मक इसका वो होता है कि इतनी मात्रा में ही इस प्रोटीन को लिया जा सकता है, कार्बोहाइड्रेट को लिया जा सकता है, वसा को लिया जा सकता है, और ऐसे ही पदार्थों को खा सकते हैं। और अगर इनका एक पिरामिड बनाया जाए तो पिरामिड में अगर आप देखें तो पिरामिड अगर इस तरह से बन रहा है तो उसमें जो नॉन वेज डाइट होंगी वो टॉप
पे रहेंगी, यानी कि उनकी मात्रा आप बहुत ही मिनिमल कर सकते हैं। और जो आपके ये 3 पिरामिड होते हैं, यानी जो नीचे वाला हिस्सा होगा इसमें सबसे ज़्यादा वेज, उसके बाद में भी वेज और एनिमल प्रोटीन, और यहाँ पे आपका मीट या जो भी और सारी चीज़ें होती है मांस आधारित, उनको आप कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। काफ़ी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन था उसको आप देखें। अब दूसरा क्वेश्चन है इकोनॉमी के बैंकिंग सेक्टर से, आप देखेंगे तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एक कॉन्सेप्ट बेस भी है, और इस कॉन्सेप्ट को मैं यहाँ पे बहुत प्रॉपर तरीके से डिस्क्राइब भी करूँगा। तो डिस्क्राइब इस तरह से है कि पहला कथन कह रहा है कि मुद्रा के अधिक मुद्रण, मुद्रण का मतलब जो मुद्रा छापी जाती है उससे बात की जा रही है, से हमेशा मुद्रास्फीति उत्पन्न होती है, यानी कि महंगाई बढ़ती है। क्या होती है? महंगाई बढ़ती है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि साक्ष्य से ज्ञात हुआ है कि भारत में उच्च जीडीपी वृद्धि के कारण ऋण जीडीपी अनुपात में कमी हुई है। दो स्टेटमेंट हैं, आपको समझना है। तो सबसे पहले हम इन्फ्लेशन समझ लेते हैं कि इन्फ्लेशन होता क्या है, यानी कि महंगाई होती क्या है, और महंगाई में कैसे जो पैसा जो छापा जाता है उस छापने का क्या प्रभाव पड़ता है। तो पहला स्टेटमेंट, पहले आंसर आपको बता देते हैं तो आपको समझने में आसानी होगी कि जो मुद्रा के अधिक मुद्रण से क्या होगा, मुद्रास्फीति उत्पन्न होगी। ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि अगर किसी भी स्टेटमेंट में हमेशा, कभी नहीं, हो सकता है या आदि इस प्रकार के स्टेटमेंट कहीं भी आपको मतलब दिए गए हों, तो जाहिर सी बात है 99% पॉसिबिलिटी बनती है कि वो स्टेटमेंट आपका गलत होगा। अब बात आती है, अब इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि मुद्रास्फीति, अधिक मुद्रा छापी जाएगी तो मुद्रास्फीति बढ़ेगी या घटेगी। उदाहरण के तौर पे मान लेते हैं, मान लीजिए कि ये ए है और ये आपका बी है। ए के पास में अभी क्या है, 100 रुपये हैं, और बी के पास में कोई वस्तु है जिसे मान के चलिए कि एक ब्रेड का सेट है। अब ये क्या करेगा, वो 100 रुपये का ये क्या कर सकता है, इस ब्रेड को परचेज कर सकता है। लेकिन यहाँ पे अगर कोई तीसरा बंदा XYZ आ जाए और वो क्या करे कि मुद्रा की अधिक मात्रा यहाँ पे क्या कर दे, बरसा दे, तो इसके पास में क्या हो जाएगा, मुद्रा बढ़ जाएगी। यानी कि गवर्नमेंट के द्वारा जब नई मुद्रा छापी जाती है तो गवर्नमेंट उसको तो रखती है नहीं, वो मार्केट में उस चीज़ को उतार देती है। जब मार्केट में आ जाती है तो धीरे धीरे वो सर्कुलेशन में आ जाती है, यानी कि मनी मल्टीप्लायर जो होते हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं। और जब मनी मल्टीप्लायर इंक्रीज होते हैं तो उस कंडीशन में लोगों के पास पैसे की मात्रा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो पैसे की मात्रा बढ़ जाना मुद्रास्फीति को दर्शाता है या नहीं, या दर्शाता भी है और नहीं भी दर्शाता है। क्यों? अगर डिमांड जो है वो बढ़ रही है और उधर प्रोडक्शन भी क्या हो जाए, बढ़ जाए, यानी कि खरीदने वाले, और जिस प्रकार से खरीदने वालों के पास पैसा बढ़ रहा है उसी प्रकार से जो वस्तुएं हैं उनका उत्पादन भी बढ़ रहा है। तो उस कंडीशन में चाहे जितना पैसा क्या किया जाए, मार्केट में पेनिट्रेट करवाया जाए, वो क्या होगा, वो इन्फ्लेशन इंक्रीज नहीं करेगा, महंगाई नहीं बढ़ाएगा। लेकिन अगर पैसे की मात्रा लगातार बढ़ती जा रही है और जो वस्तुएं हैं उनका उत्पादन लगातार कम हो रहा है, तो उस कंडीशन में मुद्रास्फीति बढ़ सकती है। तो जो यहाँ पे टर्म दिया गया है कि मुद्रा के अधिक मुद्रण से हमेशा मुद्रास्फीति उत्पन्न होती है, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। हमेशा नहीं होता है, कुछ कंडीशन होती हैं जहाँ पे हम कह सकते हैं कि मुद्रास्फीति क्या होगी, बढ़ेगी, और हर जगह ये बढ़ेगी ऐसा संभव नहीं है। तो इसलिए आपका पहला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा कह रहा है कि साक्ष्य से ज्ञात हुआ है कि भारत में उच्च जीडीपी वृद्धि के कारण क्या होता है, ऋण जीडीपी अनुपात में कमी आती है। ये आपका स्टेटमेंट सही हो जाएगा, और उस कंडीशन में जो आंसर होगा आपका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर भी राइट आंसर होगा।
ठीक है। तो इस तरह से आपका ये, अब हम इसकी एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। इकॉनमी वाले सेगमेंट में आप लोगों को एक एक चीज़ बाकायदा हम बताएंगे, और इकॉनमी के लिए अलग से जितना भी करंट अफेयर है, जितने भी टर्मिनोलॉजीज़ हैं, और जो भी नए इन्वेंशन हुए हैं, जो इकॉनमी में लगातार आप देखते रहते हैं कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहते हैं, जो रेट्स वगैरह हैं, तो उन सब पे एक सेपरेट वीडियो में हम लोग डिस्क्राइब करेंगे, एक एक टर्म को पढ़ेंगे। तो आने वाले किसी एक लेक्चर में हम पूरा इकॉनमी से जो उसकी टर्मिनोलॉजी है उन्हीं पे चर्चा करेंगे। बढ़ते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि मुद्रा के अधिक मुद्रण से आवश्यक नहीं है कि मुद्रास्फीति में वृद्धि हो। क्यों? क्योंकि वास्तव में यदि बढ़ी हुई धन आपूर्ति उत्पादन के असमान वृद्धि होती है, जो वही आप लोगों को सरल भाषा में समझाया गया, तो वही सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं। इसको आप पॉज करके भी पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या कह रहा है कि कभी कभी समाचारों में चर्चित वंशिंगटन कन्वेंशन या कंसेशंस लिखा है यहाँ पे, हाँ, वंशिंगटन कंसेशन निम्नलिखित में से कौन किसके बारे में बात करता है? तो पहला, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि एफडीआई पर विनिमय के लिए। दूसरा है विकासशील देशों की व्यापार संतुलन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। तीसरा है मुक्त बाजार आर्थिक विचार, यानी मुक्त बाजार आर्थिक विचार, या उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, ये 4 विकल्प आपके दिए गए हैं। तो वंशिंगटन कंसेशंस जो है उसका मतलब क्या है? कंसेशन का मतलब क्या होता है? कंसेशन का मतलब तो आप लोग जानते ही होंगे। कंसेशन मतलब किसी भी चीज़ को कम करवाना, यानी कि रिड्यूसिंग, उसको कम करना। अब यहाँ पे किस स्टेटमेंट के माध्यम से आपको दिख रहा है कि ये कंसेशन की बात कर रहा है? कंसेशन की बात क्या इसमें दिख रही है कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई में विनिमय उसको कम करना, या विकासशील देशों की व्यापार संतुलन की आवश्यकताओं को पूरी करना, ये भी इसके तहत नहीं आता है। रिडक्शन की बात कर रहा है ये स्टेटमेंट, जो कि बात कर रहा है मुक्त बाजार, यानी कि एक ऐसे बाजार के बारे में चर्चा की जा रही है जहाँ पे किसी प्रकार का मतलब कि कोई रिस्ट्रिक्शंस ना हो, और मुक्त व्यापार, मुक्त व्यवहार और मुक्त बाजार के रूप में यहाँ पे चर्चा की गई है। तो ये किससे रिलेटेड है? ये मुक्त बाजार आर्थिक विचार के ऊपर है। अब इसकी हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं किन बातों पे चर्चा कर रहा है। तो जो वंशिंगटन कंसेशन है ये प्रमुख रूप से जितने भी इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम्स हैं, अंतर्राष्ट्रीय जो एजेंसियां हैं, जैसे कि आप अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बारे में बात कर लें, विश्व बैंक कर लें, अमेरिकी ट्रेजरी के बारे में बात कर लें, तो इनके द्वारा जो कॉन्सेप्ट लाया गया कि यानी समर्थित मुक्त बाजार आर्थिक नीति है, उन सारे एजेंडे को सेट करने के उद्देश्य से इसको क्या किया गया है? लागू किया गया है। और इसको कब लाया गया है? 1989 में वंशिंगटन कंसेशन का शब्द का प्रयोग किया गया था। और किसके द्वारा किया गया था? जॉन विलियमसन के द्वारा इसको प्रोड्यूस किया गया था, पहली बार इसका यूज किया गया था। इसका उद्देश्य क्या है? जितने भी विकासशील देश हैं उनकी मदद करना, जिसमें कि उनके जो आर्थिक संकट होते हैं उस आर्थिक संकट के समय में उनकी सहायता करना। उसके बाद में उनका जो संरचनात्मक सुधार है, यानी कि जो संरचनात्मक वृद्धि हो रही है, उनके लिए भी उनकी वकालत करना, उनकी सिफारिश करना, वित्तीय सहायता प्रदान करना। और उसके बाद में मुक्त व्यवहार, मुक्त बाजार और जो उनकी विनिमय दर है, उन तीनों चीज़ों पे क्या करना है? कम करना। यानी कि जो मुक्त व्यापार का कॉन्सेप्ट है वो किसके द्वारा आया? वंशिंगटन कंसेशन के द्वारा वो निकल के सामने आया। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले आप इसको देखना है, देखने के बाद में आप इसको आंसर करना है। इकॉनमी से रिलेटेड क्वेश्चन है। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि अक्सर बजट और आर्थिक सर्वेक्षण में एक आपको टर्म देखने को मिलता होगा कि ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन यानी सकल घरेलू पूंजी निर्माण। 4 चीजें हैं यहाँ पे, सकल, उसके बाद में घरेलू और पूंजी प्लस निर्माण। ये चारों शब्द अपने आप में इस टर्म को डिफाइन कर देते हैं। सकल मतलब पूरा, यानी कंप्लीट। एक देश के अंदर सकल की बात अगर की जाए, अगर इकॉनमी के टर्म में बात की जा रही है, तो वो संपूर्ण देश के अंतर्गत जो भी डेवलपमेंट हो रहा है, जैसे सकल घरेलू उत्पाद हो गया, तो उसी प्रकार से ये है सकल घरेलू। घरेलू मतलब कि डोमेस्टिक, जितने भी आपके मतलब कि देश के अंतर्गत बनने वाले जितने भी
क्या है? पूंजी मतलब कैपिटल। कैपिटल के रूप में क्या हो सकता है? या जो पैसे छापे जा रहे हैं उन सारी चीज़ों को हम कैपिटल के रूप में कह सकते हैं? नहीं, अगर हम इकोनॉमी के टर्म में बात कर रहे हैं तो जितना भी विनिर्माण किया जा रहा है वो सब किसके अंतर्गत आएगा? एक पूंजी के रूप में परिभाषित किया जाएगा। और निर्माण यानी कि उनका निर्माण, यानी कि एक समय के काल में एक देश के भीतर वो समस्त चीज़ें जो कि एक इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में है गवर्नमेंट के द्वारा जिनका डेवलपमेंट किया जा रहा है, वो सब किसके तहत आएंगी? सकल घरेलू पूंजी निर्माण के तहत आएंगी। तो उनमें से अनिवार्य रूप से ये किसे संदर्भित करता है, इन सारी चीज़ों में आपको बताना है। तो यहाँ पे आपने इसका डिस्क्रिप्शन देख लिया है। अब ये क्या बता रहा है कि बुनियादी ढांचे एवं टिकाऊ आर्थिक संपत्ति का निर्माण करना, लोगों के लिए के बीच में धन का संचलन करना, बैंकिंग क्षेत्र को का पूंजीकरण करना, या उपभोक्ता वस्तुओं के लिए प्रत्यक्ष अथवा खुदरा निवेश प्रदान करना। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? जाहिर सी बात है आंसर आपका क्या होगा? ए आंसर हो जाएगा। अब हम देख लेते हैं इसका डेफिनेशन, देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो पहला क्या हो जाएगा? बताया गया है कि यानी कि जितना भी बुनियादी ढांचा है, ठीक, जितनी टिकाऊ आर्थिक संपत्तियां हैं, इन सब का निर्माण किसके अंतर्गत आएगा? सकल घरेलू पूंजी निर्माण। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको लिख के रख लीजिए कि इससे रिलेटेड कोई ना कोई एक टर्म, क्योंकि बजट में भी इसके बारे में चर्चा की गई थी और भी कई एग्जाम में ये पूछा जा चुका है। तो पॉसिबिलिटी बनती है कि इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ आपसे पूछा जाएगा। अब हम देख लेते हैं कि पूंजी उत्पादन का उत्पादित क्या है? एक साधन है, और इसे उत्पादित धन के रूप में भी क्या किया जाता है? परिभाषित किया जाता है। और अर्थव्यवस्था में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इन सारी चीज़ों को संपत्ति का दर्जा दिया जाता है, और ये संपत्ति के निर्माण में एक संभव कारक के रूप में परिभाषित किए जाते हैं। पूंजी के निर्माण के बारे में अगर यहाँ पे बात की जाए तो इसके तहत स्वस्थ दक्षता, दृश्यमान और अदृश्यमान जितनी भी पूंजी हैं, उन सभी पूंजी को मिलाकर भौतिक संपत्ति का क्या होता है? निर्माण होता है। और गैर भौतिक संपत्ति का भी निर्माण इन्हीं सारी चीज़ों के आधार पर किया जाता है। और सकल घरेलू पूंजी निर्माण एक वर्ष के दौरान, जो अभी हम लोगों ने परिभाषा बताई है कि किसी देश के घरेलू क्षेत्र के भीतर पूंजी स्टॉक में जितनी वृद्धि हुई है। पूंजी स्टॉक का मतलब कि अगर हमारे पास 10 सड़कें थी तो सड़कों की संख्या क्या हो गई? 15। स्कूल हमारे पास 100 थे तो वो क्या हो गए? 200 हो गए। तो इस तरह से जितना भी उसमें वृद्धि हो रही है, उसमें सकल घरेलू पूंजी इस्तेमाल में घरेलू, व्यापारिक लोगों, सरकार द्वारा किए गए सभी प्रकार के खर्च जो इसके अंतर्गत शामिल होते हैं, और जिससे देश की पूंजी स्टॉक में नई टिकाऊ वस्तुओं का निर्माण होता है। ठीक है, तो इस तरह से इन संपत्तियों को बुनियादी ढांचे के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिसके अंतर्गत भवन, सड़क, नहरें, पुल, परिवहन और परिवहन के जितने साधन होते हैं, जितना भी मशीनरी वो होता है, और जो अन्य उपकरण बनाए जाते हैं जिसके द्वारा जीडीपी में क्या हो? वृद्धि हो सके, या जीडीपी जिनमें काउंट किया जाए, तो वो सारी चीज़ें क्या होती हैं? इसी के अंतर्गत आती हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव निर्मित या प्राकृतिक आपदाओं के मामले में महत्वपूर्ण आनुवंशिकी सामग्री की रक्षा करने के लिए भारत का सीड बोल्ट यानी SEED, ये BAULT बोल्ट स्थापित किया गया है। कहाँ पे किया गया है? कंचनजंगा, काराकोरम दर्रा, लद्दाख और नंदा देवी। आंसर क्या हो जाएगा आपका? लद्दाख में एक ऐसे आनुवंशिक या आपदाओं के मामले के लिए उन सामग्रियों की रक्षा करने के लिए सीड बोल्ट की स्थापना कहाँ पे की गई है? लद्दाख में की गई है। अब इसका हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो ये क्या है कि हिमालय के चांगला से में 17,300 फीट की ऊंचाई पर भारत में इसके बीज भंडारण की सुविधा स्थापित करने के लिए एक नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेरिक रिसोर्सेज, जो कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के तहत आता है, और डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ हाई एल्टीट्यूड रिसर्च सेंटर यानी कि रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, एक ऐसे रूप में इसको स्थापित किया गया है जो कि सीड क्या कहा गया है? सीड बोल्ट यानी कि जो बीज होते हैं उनकी प्रतिरक्षा करने के लिए लद्दाख में उसको स्थापित किया गया है। बढ़ते हैं। कल भी आप लोगों ने देखा था कि एक मिलिट्री एक्सरसाइज को हम कंडक्ट उसमें किए थे, और आप देखेंगे कि जनवरी से लेके मार्च, और इधर आप अक्टूबर से देखिए
अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, इन 5 महीनों में बहुत सारी मिलिट्री एक्सरसाइजेस की करवाई जाती हैं। और आप कोई भी कंपटीशन का एग्जाम आप उठा के देख लीजिए, कोई ना कोई क्वेश्चन, एक आधा क्वेश्चन इन मिलिट्री एक्सरसाइज से आपका बनेगा। और ये स्टैटिक जीके या करंट का जो जीके वाला पार्ट है उसके अंतर्गत आती हैं। तो आपको धीरे धीरे करके एक एक करके हर एक क्लास में हम लोग उसको डिस्कस कर लेंगे, सारी मिलिट्री एक्सरसाइज को। तो कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि कल क्लास में हम लोगों ने किस मिलिट्री एक्सरसाइज के बारे में चर्चा की थी। आप लोग कमेंट में उसको लिख के बताइए कि कौन सी मिलिट्री एक्सरसाइज थी, किस किस देश के बीच में मिलिट्री एक्सरसाइज किया गया था, कौन सी मिलिट्री एक्सरसाइज थी, किस देश के साथ में की गई थी, कौन सी थी, और उसके अलावा अभी कौन कौन सी की गई है। जो वरुण नाम की एक मिलिट्री एक्सरसाइज होती है वो किस देश के साथ की जाती है और कौन कौन सी सेना के बीच में की गई थी, ये सारी चीज़ें हम लोग कल डिस्कस किए थे। तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि वरुण जो एक्सरसाइज है वो किस देश के माध्यम से की गई थी, किस देश से की गई थी, और कौन कौन सी सेना के बीच में की गई, यानी उस देश की कौन सी सेना थी और हमारे देश की कौन सी सेना थी। अब यहाँ पे आपके सामने पहला है कि एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग 6 यानी BI के विषय में निम्नलिखित क्वेश्चन कथनों पे आपको विचार करना है। कथन वाले क्वेश्चन हम ज़्यादा इसलिए करवा रहे हैं कि आपको एक एलिमिनेशन मेथड पता हो जाएगा। आप क्वेश्चन के एक अपर लेवल को आप टैकल कर रहे हैं तो उस कंडीशन में इससे रिलेटेड कुछ और भी चीज़ें आपको निकल के आ जाती हैं। जैसे कि जो फैक्ट होते हैं, एक दो फैक्ट एक्स्ट्रा आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, तो इसलिए आपको इस तरह की एक्सरसाइज करवाई जा रही है। तो पहला है कि यह UAE की वायुसेना द्वारा आयोजित एक वार्षिक बहुराष्ट्रीय युद्धाभ्यास है, पहला स्टेटमेंट। दूसरा है भारतीय वायुसेना वर्ष 2021 में पहली बार इस युद्धाभ्यास में शामिल हुई है। आप एक बार फिर से देख लीजिए कि डेजर्ट फ्लैग V1 या इसे आप 6 भी कह सकते हैं। अब ये किससे उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं, कौन से कथन गलत हैं? तो अगर देखा जाए तो दोनों कथन या क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। अब हम इसकी एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा देख लेते हैं। तो एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग जो है वो संयुक्त अरब अमीरात यानी कि UAE की वायुसेना द्वारा आयोजित, किसकी द्वारा? उसकी एयरफोर्स के द्वारा, उसके एयरफोर्स के द्वारा आयोजित एक वार्षिक बहुराष्ट्रीय युद्धाभ्यास है। तो आपका स्टेटमेंट 1 क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। यह UAE के अलधरफा एयरबेस पर 3 से 27 मार्च 2021 के बीच में आयोजित होने वाला 3 सप्ताह का एक अभ्यास था। ठीक है। उसके बाद में भारतीय वायुसेना 2021 में पहली बार इस अभ्यास में भाग ले रही है, ये भी आपका स्टेटमेंट सही हो गया। ठीक है। इसके अंतर्गत और कौन कौन से प्रतिभागी थे? तो संयुक्त अरब अमीरात यानी कि UAE, इंडिया, संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि USA, फ्रांस, सऊदी अरब, दक्षिण कोरिया और बहरीन की जितनी भी वायुसेनाएं थी वो इसके अंतर्गत थी। अब क्वेश्चन और भी ट्विस्ट करके पूछा जा सकता है कि डेजर्ट फ्लैग B यानी 6 एक्सरसाइज में निम्नलिखित में से कौन से देश शामिल नहीं थे? और वहां पे आपको उदाहरण दे दे कि फ्रांस, सऊदी अरब और चीन। अब इन तीनों में से आपको क्या करना रहेगा? चूज करना रहेगा, या 4 ऑप्शन आपको दे दे कि फ्रांस दे दे, चीन दे दे, बांग्लादेश दे दे, इंडिया दे दे। अब इसमें से कौन ऐसे देश थे जो डेजर्ट फ्लैग एक्सरसाइज के पार्ट नहीं थे? तो आपको अगर ये सारी इंफॉर्मेशन पता रहेगी तभी आप उसका राइट आंसर चूज कर सकते हैं। और ये सारी चीज़ें आपके फूडर मटेरियल के रूप में आती हैं, यानी एक चीज़ को आप पढ़ रहे हैं, फोकस आपका एक चीज़ पे है, लेकिन उसके अगर पूरे ब्रॉडर पर्सपेक्टिव को आप देखेंगे तो एक दो पॉइंट वहाँ से ऐसा निकल के आते हैं जो आपका जो प्रिपरेशन लेवल है उसको इंक्रीज करते हैं और आपका नॉलेज बेस भी इंक्रीज करते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे उसके प्रतिभागी कौन कौन से? उसके प्रतिभागी ये थे। भारत की जो सहभागिता थी उसमें क्या था? तो भारतीय वायुसेना के 6 सुखोई 30, उसके बाद में MKI और 2 C-17 और उसके बाद ग्लोबल मास्टर और क्या था IL-17
78 टैंकर विभाग के साथ में उन्होंने क्या किया था, भाग लिया था। तो एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग ये आपकी पहली थी। और कल हम लोगों ने देखा था फ्रांस के साथ में, किसके साथ में, आंसर भी आपको मिल गया है, फ्रांस के साथ में जो एक्सरसाइज हुई थी उसका नाम नहीं बताएंगे, भारत और फ्रांस के बीच में उसकी जो वायुसेना थी यानी कि एयरफोर्स थी, उसके बीच में जो एक्सरसाइज की गई थी उसके बारे में हम लोगों ने चर्चा की थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो है वो फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2021, फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2021 रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे आपको विचार करना है। पहला है कि यह रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के द्वारा जारी की जाती है, यानी कि यूनाइटेड स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन के द्वारा इसको जारी किया जाता है। दूसरा स्टेटमेंट है कि यह रिपोर्ट वर्ष 2019 के बाद में भारत में स्वतंत्रता की स्थिति यानी कि स्टेज ऑफ फ्रीडम इन इंडिया में जो क्या है उसमें गिरावट को दर्शाती है। ये दो स्टेटमेंट है, यानी कि ये बात की जा रही है क्या, फ्रीडम इन वर्ल्ड 2021 में क्या स्थिति है, स्वतंत्रता की क्या स्थिति है उसके बारे में बात की जा रही है। तो स्वतंत्रता की बात की जा रही, मानवाधिकार की बात की जा रही है, मानव के अधिकारों की बात की जा रही है, आर्टिकल ये फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात की जा रही है। तो मानवाधिकार ही एक ऐसा आयोग है यूनाइटेड स्टेट लेवल पे। अब यहाँ पे आपको जो इन सारी चीज़ों को क्या करता है, लाता है। और यहाँ पे जो ये है ये काफ़ी फैक्चुअल चीज़ है। तो दोनों को पढ़ने के आधार पे आप सबसे पहले अपना आंसर दीजिए, अपना आंसर कमेंट बॉक्स में डालिए कि क्या आपने सही इसका आंसर चूज किया है, फिर हम इसका एक्सप्लेनेशन बताते हैं। आपके पास में 30 सेकंड का समय है। 30 सेकंड में एक बार फिर से देखिए कि इस रिपोर्ट को किसके द्वारा, आपके पास में 30 सेकंड का समय है। 30 सेकंड में आप एक बार क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर दीजिए कि यह रिपोर्ट फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2021 रिपोर्ट निम्नलिखित में से किसके द्वारा लाई जाती है। अब वहाँ पे पहला है कि यह रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के द्वारा लाई जाती है और इसको 2019 में लाया गया था। आपको राइट आंसर चूज करना है। आपके सामने है क्या कि ए, आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। यानी कि जो गिरावट वाली बात की जा रही है ये थोड़ा संशय उत्पन्न कर रहा है। पहली बात तो एकदम क्लियर है कि इसको संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के द्वारा लाया गया था। अब हम देख लेते हैं कौन कौन से कथन सही हैं। तो पहला कथन आपका सही है। अब क्या है, क्या स्टेज है, हम देख लेते हैं। तो फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2021 रिपोर्ट अमेरिका आधारित फ्रीडम हाउस नामक मानवाधिकार संस्था के द्वारा जारी की जाती है, जो कि वर्ष 1941 से कार्यरत है। और इस संस्था का वित्त पोषण किसके द्वारा किया जाता है, अमेरिकी सरकार से किया जाता है। अमेरिकी सरकार इसका वो करती है। तो स्टेटमेंट 1 आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दूसरा है रिपोर्ट के तहत देशों के विभिन्न संकेतकों के आधार पर उसकी फ्रीडम इंडेक्स तैयार की जाती है और उनमें आंशिक रूप से स्वतंत्र या स्वतंत्र नहीं है के रूप में उनको घोषित किया जाता है या परिभाषित किया जाता है। या तो वो स्वतंत्र होंगे या स्वतंत्र नहीं है। क्या है फ्रीडम के बारे में यहाँ पे चर्चा की जाएगी। फिर उसके बाद में बात की जा रही है कि पिछले 15 वर्षों में वैश्विक लोकतंत्र में गिरावट की ओर इशारा करते हुए, यानी कि इंडिया की बात नहीं कर रहा है, जो लोकतंत्र है उसी में वैश्विक स्तर पर उसमें गिरावट, यानी कि जो लोकतंत्र की परिभाषा है, लोकतंत्र के जो कंपोनेंट हैं उसमें भी गिरावट देखने को मिल रही है पूरे विश्व स्तर पर। और पिछले 15 साल का अगर आप पूरा जायजा करके देखें, उनके पीछे बहुत सारे कारण हैं। ये मेंस का आपका एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखेंगे तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो ये दर्शाते हैं कि जो वैश्विक स्तर पर लोकतंत्र है वो धीरे धीरे डिक्लाइन हो जा रहा है। अगर भारत की बात की जाए तो अभी एक हाल ही में रिपोर्ट आई थी, वहाँ पे भी बताया गया था जो लोकतंत्र है उसमें गिरावट देखने को मिल रही है। तो इशारा कर रही है। और दुनिया की लगभग 75% आबादी ऐसे देशों में निवास करती है जहां पिछले कुछ वर्षों में लोकतंत्र और स्वतंत्रता की स्थिति में गिरावट आ रही है। कहने का मतलब ये हुआ कि 75% लोगों की जो फ्रीडम है उस फ्रीडम पे कहीं ना कहीं कैब लगती हुई दिख रही है, ऐसा इस रिपोर्ट में दर्शाया गया है। इस रिपोर्ट में दर्शाया गया है कि वैश्विक लोकतंत्र में गिरावट का जो कारण है, जो विश्व की 75% जनसंख्या है उसके फ्रीडम पे कहीं ना कहीं एक कैब लगाई गई है।
और उसके बाद में कहा गया है कि फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2021 रिपोर्ट में भारत की स्थिति को स्वतंत्र से आंशिक स्वतंत्र के रूप में क्या किया गया है, इंगित किया गया है। अब कौन कौन से फैक्टर हैं आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है कि वो कौन कौन से फैक्टर हैं जिनमें बताया गया है कि फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2021 में भारत जो है स्वतंत्र से आंशिक स्वतंत्र की ओर जा रहा है। क्या सरकार के ऊपर इस पर कोई ऐसी चिन्हित किया जा रहा है, कौन कौन से कारण है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि किन चीज़ों से आपको लगता है कि भारत की जो स्वतंत्रता है वो आंशिक स्वतंत्रता में कन्वर्ट हो रही है। यानी कि पार्शियल फ्रीडम हम लोग अब इंजॉय कर रहे हैं, जबकि 15 साल पहले हम क्या थे, फ्री थे, फ्रीडम थी। उन सारी चीज़ों को आप लिख सकते हैं। अब आप यहाँ पे ये भी दे सकते हैं कि जो सोशल मीडिया का यूज है उस सोशल मीडिया के यूज के आधार पे भी कुछ चीज़ें क्वेश्चंस की जा रही हैं और सोशल मीडिया पे आप कुछ चीज़ें नहीं लिख सकते। तो उन सारे डायमेंशंस को आप जब मेंस में आंसर राइटिंग करेंगे तो वहाँ पे ज़रूरी होगा, लेकिन अपने ब्रेन को स्ट्रॉन्ग करिए और डाउन कमेंट में लिखिए कि वो कौन कौन से फैक्टर हैं जिनसे आपको लगता है कि भारत की जो स्वतंत्रता है वो आंशिक स्वतंत्रता में कन्वर्ट हो रही है। और भारत की रिपोर्ट में अगर चर्चा की जाए तो भारत का जो स्कोर है 67/100 स्कोर प्राप्त हुआ है, जो कि पिछले वर्ष में क्या था, 71 था और 70 यानी कि कम, इसके मुकाबले में ये काफ़ी कम है, जिससे पिछले वर्ष भारत को स्वतंत्र श्रेणी में रखा गया था, जबकि इस वर्ष उसकी स्वतंत्रता में गिरावट करते हुए उसे आंशिक स्वतंत्र के रूप में इस श्रेणी में शामिल किया गया है। तो इस तरह से आपने देखा कि फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2021 रिपोर्ट थी, वो किसके द्वारा की गई, अमेरिका के फ्रीडम हाउस यानी ह्यूमन राइट कमीशन, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन के द्वारा वो की जाती है। 1941 से ये संस्था कार्यरत है। इसका वित्त पोषण अमेरिका के द्वारा किया जा रहा है। उसके बाद में ये जो परिभाषित करती है कोई भी देश स्वतंत्र होगा, स्वतंत्र नहीं होगा या आंशिक स्वतंत्र होगा, उस चीज़ को दर्शाती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरह। और भारत की जो रैंकिंग है उसका जो स्कोर था 2019 में यानी 2020 में 71/100 था, यानी 100 में 71 था, लेकिन अब की बार क्या हुआ, 67 ही आया है। कौन कौन से कारण हैं, उन सारे कारणों को आपको कमेंट बॉक्स में देना है। फिर आपका है, कल हम लोगों ने फूड से रिलेटेड एक क्वेश्चन किया था। अब आपका फूड बेस्ड से रिलेटेड है और फूड बेस्ड इंडेक्स रिपोर्ट निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी की जाती है। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, 100 नंबर का समझ ले, 100 रुपए का क्वेश्चन है ये आपका। और कल भी हम लोग इस क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन को देखे हैं। फूड प्राइस इंडेक्स के बारे में हम लोगों ने देखा था, और यहाँ पे फूड बेस्ड इंडेक्स की रिपोर्ट के बारे में चर्चा की जा रही है। तो ये किसके द्वारा जारी की जाती है, ये संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा इसको जारी किया जाता है। बढ़ते हैं इसकी परिभाषा की तरफ। इसमें कहा जा रहा है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण यानी फूड से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें लगभग आती हैं, 10 से 12 रिपोर्ट्स आती हैं। उन 10 से 12 रिपोर्ट्स में 8 से 9 रिपोर्ट जो होती हैं वो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, जिसे कि यूनेप भी कहा जाता है, उसके द्वारा इसको किया जाता है। और ये फूड वेस्टेड इंडेक्स रिपोर्ट को तैयार करती है, जो कि इसी के द्वारा 2021 वाली रिपोर्ट को भी जारी किया गया था। तो आपका विकल्प डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब इस रिपोर्ट के अनुसार हम देख लेते हैं कि 2019 में खाने के लिए उपलब्ध भोजन का जो 17% था, उसमें से घरों में 11%, खाद्य सेवा में 5% और खुदरा क्षेत्र में 2% बर्बाद हो गया है, और लगभग 59 करोड़ लोगों को खाली पेट सोना पड़ा है। अब आपने, ये बड़ा सेंसिटिव इशू भी है और एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है हर एक इंडिविजुअल की, कि जो वेस्ट हो रहा है, यानी कि 17% घरों, मतलब जितना भोजन होना चाहिए थे उसका 17% क्या हुआ है, वेस्ट के रूप में कन्वर्ट हो गया है। और पॉपुलेशन कितनी थी, 59 करोड़ लोगों को खाली पेट सोना पड़ा। यानी कि अगर टोटल पॉपुलेशन पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग अगर इसका हम परसेंटेज निकालें तो ये इससे कहीं ज़्यादा कम होता है। अगर वेस्ट, मतलब कि जो फूड वेस्ट हो रहा है, अगर उस फूड वेस्ट को कम कर दिया जाए, अगर फूड वेस्टेज को कम कर दिया जाए तो अप्रॉक्सीमेट जितने भी लोग खाली पेट सोते हैं उनमें से 80% लोग
भूखे नहीं सोएंगे, ऐसा अनुमान लगाया जाता है और ये बात सत्य भी है। और इसी के एवज में बहुत सारे युवाओं के द्वारा बहुत सारे कार्यक्रम भी स्टार्ट किए गए। अभी आप लोगों ने देखा होगा लॉकडाउन में रोटी बैंक जो बनारस में एक लोग थे, वो इस बैंक को चलाते थे, कोविड से उनकी डेथ भी हो गई है। तो उनका इनिशिएटिव था कि बहुत अच्छा इनिशिएटिव उन्होंने लिया था कि जो भी बेस्ट प्रोडक्ट के रूप में जो रोटियां बचती थी उनको एक बैंक में मतलब कि एक बैंक के रूप में उसको एक संस्था को बनाया था, वहाँ पे उन सारी रोटियों को इकट्ठा किया जाता था और जो ज़रूरतमंद लोग थे उनको वो सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाती थी। तो जो फूड का वेस्टेज है इस पे सब लोगों को एक नैतिक दायित्व होता है। उस नैतिक दायित्व की पूर्ति के साथ में ये हम सब लोगों की ड्यूटी होती है कि फूड के वेस्टेज को ज़्यादा से ज़्यादा क्या किया जाए, कम किया जाए और लोगों के बीच में इस चीज़ की जागरूकता फैलाई जाए कि ऐसी कंडीशन है विश्व स्तर पर और हम लोग फूड वेस्टेज करते हैं। शादियों में आप देखते होंगे खाने बहुत ज़्यादा बर्बाद होते हैं। तो गवर्नमेंट और कुछ इंडिविजुअल्स हैं जो इन सारी चीज़ों पे काम कर रहे हैं, तो हमारा उद्देश्य होता है कि उनके साथ जुड़ें, उनको सहयोग प्रदान करें और उनके उस इनिशिएटिव में थोड़ा बहुत जो भी हमसे बन पटे, जितना भी हमारे पास टाइम हो छात्र जीवन के अलावा, उन सारी चीज़ों के साथ में उनका सहयोग हम अवश्य करें। तो इस तरह से आप देखेंगे कि इतने करोड़ लोगों को खाली पेट सोते हैं। और इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया था कि वैश्विक खाद्य अपव्यय का सबसे व्यापक और विश्लेषित डाटा प्रस्तुत होता है और इसमें घरेलू खाद्य सेवा और खुदरा स्तर पर खाद्य अवशिष्ट को मापने हेतु एक पद्धति को भी प्रकाशित किया गया है। फूड लॉस इंडेक्स यानी फूड लॉस इंडेक्स, ये तो होता है कि जो आपका वेस्ट के रूप में चला जाता है और कुछ चीज़ें होती हैं लॉस हो जाती हैं। इसके विपरीत फूड वेस्ट इंडेक्स का कुल खाद्य अपशिष्ट यानी कि विशिष्ट वस्तुओं से जुड़े नुकसान या कचरे के रूप में मापा जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। और भी जो रॉ मटेरियल्स होते हैं जैसे गेहूं हो गया, चावल हो गया, इनका भी बहुत ज़्यादा मात्रा में अभी ख़राब हो जाए। अभी हाल ही में आप लोगों ने देखा होता कि दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा जो गेहूं था उस गेहूं का सही ढंग से उसका जो है उनकी रक्षा नहीं की जा सकी और सही ढंग से उनका स्टोरेज की कमी होने की वजह से बहुत सारा गेहूं समाप्त हो गया। और अगर उसको कैलकुलेट करके देखा जाए तो कम से कम 10 लाख लोगों के लिए उसमें भोजन का आइटम था। तो इस तरह से हैं, ये कुछ चीज़ें थी। उसके बाद में नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि MSME यानी कि मीडियम स्मॉल इंटरप्राइजेज जो होते हैं उनमें क्रेडिट हेल्थ इंडेक्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे आपको विचार करना है। तो पहला है, इसे ट्रांस यूनियन सिविल यानी ट्रांस यूनियन सिविल या सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय MOSPOI द्वारा साझेदारी में लॉन्च किया जाता है। दूसरा है, यह सूचकांक भारत के MSME उद्योग की क्रेडिट स्थिति की वृद्धि और उसकी दक्षता यानी एफिशिएंसी दो मापदंडों को मापता है। ठीक है, तो आपके सामने आपके विकल्प दिए गए हैं, पहला है 1, दूसरा है 2, तीसरा है 1 और 2 और डी है ना तो 1 और ना ही 2। बढ़ते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ। इसका जो आंसर हो जाएगा, आंसर आपका सी है, यानी दोनों स्टेटमेंट सही हैं। दोनों स्टेटमेंट सही हैं। क्या क्या कह रहा है आगे हम देख लेते हैं। तो कह रहा है कि ट्रांस यूनियन सिविल में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय MOSPI के साथ संयुक्त रूप से MSME की क्रेडिट रेटिंग की जाती है और उसकी हेल्थ का इंडेक्स निकाला जाता है। और इस आधार पर अगर देखा जाए तो स्टेटमेंट आपका 1 सही हो जाएगा। और यह सूचकांक भारत के MSME उद्योग की क्रेडिट स्थिति के दो मापदंडों के आधार पर उसका क्रेडिट रेटिंग निकालती है। सबसे पहला, उसमें वृद्धि रेट क्या है और उसकी इफिशियंसी क्या है, यानी कि जो मीडियम और स्मॉल इंटरप्राइजेज हैं उनमें वृद्धि की दर कितनी आ रही है उसके आधार पर, और वो कितने प्रोडक्टिव हैं यानी उनकी इफिशियंसी कितनी है, उन सारी चीज़ों के आधार पर इसका जो है स्कोर निकाला जाता है। समय के साथ में एक्सपोजर वैल्यू यानी कि जो उसकी बकाया शेष है उसमें बढ़ोतरी के अनुसार भी वृद्धि को मापा जा सकता है। साथ ही उसका जो ग्रोथ इंडेक्स है वो क्रेडिट ग्रोथ में सुधार के संकेतक के रूप में भी काम करता है। साथ में गैर निष्पादित परिसंपत्तियां यानी कि किसी भी MSME को स्टार्ट करने के बाद में गवर्नमेंट के द्वारा जो लोन लिया जाता है उस कंडीशन में उसके द्वारा जो लोन की भरपाई है वो NPA में कन्वर्ट हो रही है, उस कंडीशन में भी उसकी क्रेडिट में कमी या वृद्धि को परिभाषित किया जाता है। तो ये सारे पैरामीटर्स हैं जिनके माध्यम से भारत सरकार के MSME उद्योग की क्रेडिट रेटिंग को
नापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ट्रांस यूनियन सिविल एक ऐसा टर्म है जिसके द्वारा उसको परिभाषित किया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कभी कभी समाचारों में देखा जाने वाला प्री पैक फ्रेमवर्क निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? प्री पैक फ्रेमवर्क, ध्यान से आप क्वेश्चन पढ़ें। जब आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो लगभग क्वेश्चन में बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं जिसके माध्यम से आप आंसर को एलिमिनेट कर सकते हैं। तो फ्रेमवर्क क्या है? प्री पैक फ्रेमवर्क किससे संबंधित है? स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा से संबंधित है, तनावग्रस्त कंपनियों के ऋण के समाधान से संबंधित है, वन्य जीवों में रोग संचरण से के प्रबंधन से संबंधित है, और दवा वितरण हेतु एक समान मानक के रूप में संदर्भित है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये आंसर आपका बी सही हो जाएगा। बी क्या है? यहाँ पे क्या कह रहा है कि तनावग्रस्त कंपनियां जितनी भी हैं उनके ऋण के समाधान हेतु, तनावग्रस्त का मतलब क्या होता है? जो स्ट्रेस्ड होती हैं, और उसके भाषा में अगर देखा जाए तो स्ट्रेस कंपनियों को उन कंपनियों को कहा जाता है जिनके द्वारा उनकी जो आर्थिक भरपाई है वो पूरी नहीं हो पाती है, उस कंडीशन में हम इसको यूज करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं क्या, थोड़ा सा देख लेते हैं। तो हाल ही में इंसॉल्वेंसी लॉ कमेटी जिसे कि ILC के भी नाम से जाना जाता है, एक उपसमिति के द्वारा दिवाला एवं शोधन अक्षमता कोड यानी कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड जिसे IBC कहा गया, 2016 के मूल ढांचे में कुछ परिवर्तन किया गया और उसे प्री पैक ढांचे यानी कि प्री पैक फ्रेमवर्क की सिफारिश के तहत उसको लाया गया है। और उसमें बताया गया है कि प्री पैक का जो आशय है वो सार्वजनिक बोली प्रक्रिया के बजाय सुरक्षित लेनदारों, निवेशकों के बीच में एक ऐसे MOU यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के माध्यम से जितनी भी तनावग्रस्त कंपनियां हैं के ऋण के समाधान को उपलब्ध कराना, उन पे समाधान प्रस्तुत करना। तो इसलिए आपका विकल्प क्या हो जाएगा? 2 सही हो जाएगा, यानी विकल्प बी सही होगा। और पिछले एक दशक में ब्रिटेन हो गया, यूरोप हो गया, इन सब में इंसॉल्वेंसी रेवोल्यूशन या रेजोल्यूशन जिसे कह सकते हैं, जैसे अपने यहाँ इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड आया था जिसे IBC 2016 में जिसको अडॉप्ट किया गया था, तो उसी तरह से इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन एक किया गया है। तो एक व्यापक काफ़ी लोकप्रियता इसको मिली है और उस चीज़ को भी यहाँ पे अडॉप्ट करने की बात की जा रही है। अगर भारत के मामले में देखा जाए तो यहाँ पे एक ऐसी प्रणाली के तहत वित्तीय लेन देन की संभावित निवेशकों को सहमत करने की बात कही गई है जिनके माध्यम से नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल यानी कि NCLT को मंजूरी लेना एक आवश्यक कार्यों के रूप में आता है। तो जो आपको आंसर क्वेश्चन दिया गया है कि कभी कभी प्री पैक फ्रेमवर्क किसके द्वारा है, ये इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड यानी कि IBC 2016 के एक फ्रेमवर्क के रूप में है जो ये परिभाषित करता है कि जितनी भी तनावग्रस्त कंपनियां हैं उनके ऋण को मैनेज करने के लिए ये सारी चीज़ें यूज की जाएंगी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या है आपका, ये कह रहा है कि VVIN पहल, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और हो सकता ये शायद 2017 या 18 में किसी एग्जाम में भी पूछा गया था, हमें प्रॉपर याद नहीं है। लेकिन VVIN पहल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे आपको विचार करना है। पहला है कि यह हिमालयी क्षेत्रों में चीनी घुसपैठ का मुकाबला करने के लिए एक रणनीतिक गठबंधन है। दूसरा है आपका स्टेटमेंट कि मोटर वाहन समझौता, मोटर व्हीकल अधिनियम यानी कि मोटर व्हीकल एग्रीमेंट जो था वो पर एक थिम्पू से हस्ताक्षर किए गए थे। ये आपका 2 स्टेटमेंट है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा राइट आंसर है आपको देखना है। तो पहला आंसर 1, 2, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 और ना ही 2। तो हम बढ़ते हैं। जो BBN समझौता था वो क्या है, वो कह रहा है कि मोटर वाहन समझौते पर थिम्पू में हस्ताक्षर किए गए थे। ये स्टेटमेंट सही है और ये आपका गलत है, यानी कि बी आपका सही हो जाएगा।
अब हम देख लेते हैं इसकी व्याख्या को। तो इस समझौते में यात्री व्यक्तिगत माल की ढुलाई के जिससे संबंधित जितने भी वाहन थे उनमें यातायात नियमन हेतु अमल में लाना इसका मुख्य उद्देश्य था। और इस समझौते का मुख्य उद्देश्य उप क्षेत्र में सड़क यातायात को सुरक्षित, आर्थिक और पर्यावरण की दृष्टि से उसको क्या करना, अनुकूल बनाना, जिसके माध्यम से जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो सारी चीज़ें क्या हो जाए, बूस्ट हो सके। इसलिए आपका कथन एक क्या है, सही नहीं है। दूसरा है कि 2015 में बांग्लादेश यानी कि बी, भारत बी और भूटान बी, और उसके बाद में भारत यानी कि इंडिया और नेपाल यानी कि क्या हो गया, BBIN, BBIN यानी कि भारत, सॉरी, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया और नेपाल, ये तीनों देश क्या हैं, आपस में रोड कनेक्शन यानी कि कनेक्टिविटी इनमें क्या है, बाई रोड कनेक्टिविटी है। तो उस कंडीशन में इनकी राजधानी थिम्पू में मोटर वाहन के समझौते के हस्ताक्षर के रूप में इन पे एक हस्ताक्षर किया गया था। तो ये आपका स्टेटमेंट सही हो जाएगा। समझौते के अनुसार में कहा गया था जितने भी सदस्य देश हैं जिसमें कि बांग्लादेश, भूटान, भारत और नेपाल है, वो अन्य देशों में पंजीकृत वाहनों को कुछ नियमों और शर्तों के तहत अपने क्षेत्र में क्या करेंगे, प्रवेश की अनुमति देंगे। सीमा शुल्क और अन्य शुल्कों का निर्धारण संबंधी एक निश्चित मसौदा तैयार किया जाएगा जिसमें सारे देश क्या रहेंगे, कॉमन रहेंगे, और उनका जो पार्टिसिपेशन रहेगा वो एक निश्चित मात्रा में वो भी निर्धारित किया जाएगा। और इन्हें द्विपक्षीय या त्रिपक्षीय मंचों पर अंतिम रूप से परिभाषित किया जाएगा और अंतिम रूप वहीं पे प्रदान किया जाएगा। साथ ही साथ कहा गया था मोटर व्हीकल एग्रीमेंट के कार्यान्वयन में देरी हुई तो क्योंकि कुछ देश इसमें प्रावधानों को स्पष्टीकरण का और चाहते थे तो वो भी पूरी तरह से लागू नहीं हो पाया है, क्योंकि मोटर व्हीकल एग्रीमेंट के तहत कहा गया था स्पष्टीकरण के मुद्दों में कौन कौन सी चीज़ें थी कि किस देश के लिए, मतलब कि देश जो हैं, कुछ देश बहुत बड़े हैं, उनका जोग्राफिकल एक्सटेंशन आप बहुत बड़ा देखेंगे, उनकी आर्थिक स्थिति भी अधिक देखेंगे, किसी देश का जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट है वो भी अधिक है। तो उस कंडीशन में एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं बन पाया और मोटर व्हीकल एग्रीमेंट में कोई किसी एक ऐसे पॉइंट पर नहीं पहुंच पाए जिसके माध्यम से यह परिभाषित किया जाएगा कि क्या सही है और क्या गलत है। इसका जो उद्देश्य था उस उद्देश्य में अगर देखें तो सीमा पे आवाजाही को सुविधाजनक बनाकर लोगों को सहायता और संपर्क स्थापित करने में मदद प्रदान करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम यानी कि NTPC, नाम तो आप लोगों ने सुना होगा, के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे आपको विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है कि यह ऊर्जा मंत्रालय के तहत एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है यानी PSU है और यह एक महारत्ना कंपनी है। निम्नलिखित में से कौन सा सही है, आपको सही आंसर चूज करना है, आपके पास दिया गया है। तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं। जो NTPC है, NTPC लिमिटेड क्या है, विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का क्या है, उपक्रम है। तो स्टेटमेंट 1 आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यह भारत का सबसे बड़ा ऊर्जा संचयन समूह है यानी कि एनर्जी कंज्यूमिंग या एनर्जी प्रोड्यूसिंग समूह है और जिसकी स्थापना 1975 में की गई थी और यह ऊर्जा विकास में तेजी लाने के उद्देश्य से इसको अडॉप्ट किया गया था। इस कार्य का नवाचार और तीव्रता के साथ किफ़ायती, कुशल और पर्यावरण अनुकूल तरीके से विश्वसनीय ऊर्जा का उत्पादन करना था और 2010 में इसे महारत्ना कंपनी का भी दर्जा प्रदान किया गया है और जिसकी इसके हेडक्वार्टर के रूप में देखें तो इसकी जो स्थिति है वो दिल्ली में है। तो इसलिए कथन 2 आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या यहाँ पे नहीं लिखी गई, बार बार प्रश्न संख्या आ जा रही है, लेकिन आप क्वेश्चन पे विशेष ध्यान दीजिए। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि हाल ही में ज्वालामुखी विस्फोट के कारण समाचारों में रहा संगे राष्ट्रीय उद्यान किस देश में है। तो संगे राष्ट्रीय उद्यान कहाँ से है, इक्वाडोर से है। इक्वाडोर में बात की जा रही है। तो संगे ज्वालामुखी जो है इक्वाडोर के साथ में विश्व की सबसे सक्रिय यानी कि एक्टिव वोल्केनो में से एक है और इसलिए विकल्प आपका भी सही है। अब संगे की बात की जाए तो संगे क्या है, संगे एंडीज के उत्तरी ज्वालामुखी क्षेत्र में से स्थित सबसे दक्षिणी मिश्रित ज्वालामुखी यानी जिसमें लावा राख का वैकल्पिक परतों के रूप में पाई जाती हैं और इसकी जो हाइट है वो
30 मीटर ऊंचा ये द्वीप समूह है। संगे राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? एंडीज पर्वत के पूर्वी हिस्से में इक्वाडोर के मध्य भाग में स्थित है और यह विश्व धरोहर स्थल के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, इस ज्वालामुखी में विस्फोट का सबसे पुराना मामला कब देखा गया था? 1668 में। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके लिए नहीं है, इससे क्वेश्चन भी नहीं बनते हैं। तो सबसे पहले आपको जान लेना कहाँ जरूरी है, ये इक्वाडोर में है। इसकी हाइट कितनी है? 5230 मीटर है। इसमें कौन कौन से चीज़ पाए, यानी इसके जो सब्सटेंसेस होते हैं, तो सब्सटेंसेस में आपका लावा हो गया और राख हो गया, जो कि वैकल्पिक परतों के रूप में होता है। ठीक है, ये एंडीज के उत्तरी ज्वालामुखी क्षेत्र में, यानी कि एक्टिव वोल्केनोस जो एरिया है, जोग्राफिकल एक्सटेंशन है एंडीज का, वहाँ पे पाया जाता है। और उस हिस्से में कुछ अन्य ज्वालामुखी भी पाए जाते हैं। उसमें 8 ज्वालामुखी हैं, जिनमें से यहाँ पे इन सारी चीज़ों का नाम दिया गया है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है, कह रहा है कि बुडापेस्ट कन्वेंशन क्या है? कि बुडापेस्ट कन्वेंशन किससे संबंधित है? विश्व व्यापार संगठन, साइबर सुरक्षा, जैविक कृषि और ओजोन क्षरण। तो ये किससे संबंधित है? साइबर सुरक्षा, यानी कि साइबर सिक्योरिटी से संबंधित है। बुडापेस्ट क्या थी उसके बारे में हम देख लेते हैं। तो कन्वेंशन ऑन साइबर क्राइम इसे कहा जाता है, या बुडापेस्ट कन्वेंशन ऑन साइबर क्राइम कहा जाता है, या इसका नाम बुडापेस्ट कन्वेंशन के नाम से भी जाना जाता है। ये एक प्रकार की पहली अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसके माध्यम से उन कानूनों को बनाया गया था जो ये बताते हैं कि कंप्यूटर आधारित जितने भी अपराध हैं उनको किस प्रकार से सुनियोजित किया जाए, उनको किस प्रकार से कम किया जाए। तो ये कंप्यूटर आधारित अपराध, जिसे हम साइबर अपराध कहते हैं, उस अपराध को कम करने के लिए कन्वेंशन ऑन साइबर क्राइम, बुडापेस्ट कन्वेंशन को अपनाया गया था। यह एक प्रकार की क्या है? अंतर्राष्ट्रीय संधि है जो राष्ट्रीय स्तर पर क्या करती है? काम करती है। ठीक है, और इसे यूरोप के स्ट्रासबर्ग में काउंसिल ऑफ यूरोप के द्वारा तैयार किया गया था, जिसमें यूरोप के पर्यवेक्षण राज्यों, जिसमें कनाडा हो गया, जापान हो गया, फिलीपींस हो गया, दक्षिण अफ्रीका हो गया और संयुक्त राज्य अमेरिका हो गया, उसके सक्रिय रूप से क्या है? भागीदार हैं। 2008 में भारत साइबर अपराध में वृद्धि के बाद कन्वेंशन पर अपने रुख को साझा करते हुए उस पर क्या किया था? हस्ताक्षर किया था, और विदेशी एजेंसियों के साथ डेटा साझा करने के बारे में भी चिंता पे बात की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि सरकार ने रक्षा और अंतरिक्ष सुरक्षा के लिए एक समर्पित नॉन लैप्सेबल फंड, नॉन लैप्सेबल फंड का मतलब क्या होता है? फंड दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? फंड्स दो प्रकार के होते हैं। एक होता है लैप्सेबल और एक होता है नॉन लैप्सेबल। लैप्सेबल का मतलब ये होता है कि जैसे आपको किसी क्षेत्र के आप सांसद हैं और आपके अकाउंट में 15 करोड़ रुपए आ गए, तो आपको 15 करोड़ 5 साल में करना है खर्चा, और 15 साल में आपने खर्चा नहीं किया, तो आप जिस दिन सांसद हो जाएं, खत्म हो जाएंगे, उस दिन ये लैप्स हो जाएगा, मतलब ये वापस वहीं पे चला जाएगा जहां से ये उत्पन्न हुआ है। जबकि नॉन लैप्सेबल क्या होते हैं कि वो आपकी आइडेंटिटी के ऊपर रहते हैं, मतलब कि जिस पोस्ट पे है उस पोस्ट के साथ में वो जुड़ा रहता है। अब इस पोस्ट पे जो आएगा वो उसको खर्चा करेगा। तो वैसे ही है ये कि नॉन लैप्सेबल फंड स्थापित किया गया है, इनमें से वो किस स्रोत से धन प्राप्त कर सकता है। ठीक है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट बड़ा क्वेश्चन जो है, बहुत ट्विस्टिंग क्वेश्चन है, आंसर बहुत ध्यान से आपको देना है। आपको बता भी दिया गया है कि ये किसके बारे में बता रहा है? भारत के रक्षा और अंतरिक्ष क्षेत्र, यानी कि डिफेंस एंड स्पेस जो है उससे रिलेटेड है। और वहाँ पे वो कहाँ से धन ले सकता है? पहला, भारत की संचित निधि से, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। उसके बाद में रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से विनिवेशन की प्रक्रिया से, यस, जितनी भी मतलब कि जो भी आपके डिफेंस और क्या है रक्षा क्षेत्र से रिलेटेड है उनका विनिवेशन भी किया जा सकता है, डिसइन्वेस्टमेंट भी किया जा सकता है। अधिशेष रक्षा भूमि के मुद्रीकरण से प्राप्त धन से, या उपरोक्त में से सभी धनों से वो धन प्राप्त कर सकता है। तो ये नॉन लैप्सेबल है। नॉन लैप्सेबल होगा तो वो धन कहाँ से प्राप्त कर सकता है? यहाँ से भी प्राप्त कर सकता है, यहाँ से भी प्राप्त कर सकता है, और यहाँ से भी प्राप्त कर सकता है, क्योंकि ये तीनों क्या है? नॉन लैप्सेबल हैं। तो उस कंडीशन में आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त में से सभी में से धन प्राप्त कर सकता है, नहीं कर सकता। यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी, सबसे प्राप्त कर सकता है जितने दिए गए हैं। इसमें ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है जहाँ से वो धन नहीं प्राप्त कर सकता। कौन कौन सी चीज़ें हैं यहाँ पे आपको दिखाई गई हैं? तो रक्षा और अंतरिक्ष सुरक्षा के लिए अनुमानित बजट आवश्यकताओं और बजट आवंटन के बीच में
अंतर को पाटने और महत्वपूर्ण रक्षा पूंजी के व्यय को करने के लिए आयोग ने एक नॉन लैप्सेबल फंड रक्षा और अंतरिक्ष सुरक्षा के लिए आधुनिकीकरण कोष यानी कि MFDIS की जो है स्थापना की है। और इसमें धन कहाँ से आएगा? भारत की संचयी निधि से हस्तांतरित करने के बाद में डिपार्टमेंट ऑफ DPSP यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस एंड इलेक्ट्रिक यहाँ से भी विनिवेशन की प्रक्रिया करने के बाद में अधिशेष रक्षा और विमुद्रीकरण से जितने भी प्राप्त होते हैं धन, और उसके बाद में रक्षा भूमि से प्राप्त धन को भविष्य राज्यों के साथ में खर्चा करने की स्थिति में भी उसको प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित 8 कोर सेक्टर उद्योगों में से कौन से शामिल नहीं है? जो कोर इंडस्ट्रीज हैं उन कोर इंडस्ट्रीज में उपरोक्त में से कौन सा शामिल नहीं है? तो कच्चा तेल ये आपका किसमें है? कोर इंडस्ट्री के रूप में है। उर्वरक भी क्या होता है? ये भी कोर इंडस्ट्री में आता है। लेकिन जो लौह अयस्क होता है ये माइनिंग की एक्टिविटी के बाद में निकलता है, तो माइनिंग एक्टिविटी क्या है? कोर सेक्टर के तहत नहीं आती है। इसलिए आपका कच्चा तेल और उर्वरक हो जाएगा कोर सेक्टर के अंतर्गत, और लौह अयस्क इसके अंतर्गत नहीं आएगा। तो इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर आपका सी सही हो जाएगा। ठीक है, कोर कंपनियां कौन कौन सी हैं? तो इसमें बिजली हो गया, इस्पात हो गया, रिफाइनरी उद्योग हो गया, कच्चा तेल हो गया, कोयला हो गया, सीमेंट हो गया, प्राकृतिक गैस हो गई और उर्वरक हो गया। ये सब क्या हो जाते हैं? कोर इंडस्ट्री के तहत आते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या लास्ट है, कह रहा है कि कभी कभी समाचारों में चर्चित सर्वाइवल इंटरनेशनल निम्नलिखित में से किस अधिकारों की वकालत करता है? ये मानव तस्करी किए जाने वाले मनुष्यों की, कुष्ठ रोगियों की, आदिवासियों की और शरणार्थियों की। तो यहाँ पे बात की जा रही है किसकी? सर्वाइवल मतलब कि आप सर्वाइव कर सकें, आप जीवित रहें। जीवित रहने की, तस्करी किए जाने वालों को जीवित रहने की ज़रूरत है नहीं। कुष्ठ रोगियों के इनको इलाज की ज़रूरत है, इनको सर्वाइवल की ज़रूरत नहीं है, इनको इलाज की ज़रूरत है। तस्करी किए जाने वाले मनुष्यों को क्या है? रूल्स एंड रेगुलेशन की ज़रूरत है। पुलिसिंग सिस्टम को मजबूत करने की ज़रूरत है। लॉ एंड ऑर्डर को मजबूत करने की ज़रूरत है। करप्शन को ख़त्म करने की ज़रूरत है। इनको सर्वाइवल की ज़रूरत नहीं है। आदिवासी क्या है? इनको सर्वाइवल की ज़रूरत है, क्योंकि ये अनइवन जोग्राफिकल टेरेन में क्या कहते हैं? निवास करते हैं, और अनइवन जोग्राफिकल टेरेन में निवास करने की स्थिति में इनको क्या है? सर्वाइवल की ज़रूरत है। और शरणार्थियों को भी क्या है? सर्वाइवल की ज़रूरत होती है। लेकिन सबसे पहले हम आदिवासियों की करेंगे, फिर हम शरणार्थियों की करेंगे। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। तो सर्वाइवल इंटरनेशनल किसके बारे में? 1969 में गठित एक क्या है? मानवाधिकार संगठन है, जो स्वदेशी या जनजातीय लोगों को ऑन कॉन्ट्रैक्ट लोगों के अधिकारों के लिए अभियान का संचालन करती है। और संगठन में आमतौर पर जनजातीय लोगों को उनकी पैतृक भूमि में रखने की उनकी इच्छाओं पे क्या किया जाता है? बल दिया जाता है। यानी कि उनका सर्वाइवल, वो जहाँ पे रह रहे हैं उनका प्री एग्जिस्टेंट क्वालिफाइड करने के लिए सारी चीज़ें की जाती हैं। तो इस तरह से आज का जो हमारा लेक्चर था वो समाप्त हुआ, जिसमें हम लोगों ने कुछ MCQs देखे, काफ़ी इंपॉर्टेंट MCQs देखें। आपका जो मोटो होना चाहिए, आप वीडियो देखिए, वीडियो देखने के बाद में अपना आंसर लिखिए। आंसर देने के बाद में आप देखिए कि कितने आपके आंसर सही हुए हैं और कितने गलत हुए हैं। आप के द्वारा जितने भी क्वेश्चन और जितने भी आंसर आपके द्वारा सही किए गए हैं, उन सारे आंसर्स का नंबर आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, जिससे कि और लोगों को भी पता चले कि आपने या आपके द्वारा कितना या आपका कितना सही हो रहा है। तो इस तरह से हमारी आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। थैंक यू।